हाय गाइस, वेलकम बैक टू नर्सिंग बेसिक एजुकेशन। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे जो न्यूबॉर्न बेबी है उन्हें केयर देते हैं और कौन कौन से एसेंशियल केयर होते हैं जो एक न्यूबॉर्न बेबी को या फिर जो न्यूनेट्स है उन्हें देते हैं। ये टॉपिक पीडिया से लिया गया है और पीडिया बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि एसेंशियल केयर ऑफ द नॉर्मल हेल्दी न्यूनेट्स कैन बी बेस्ड प्रोवाइडेड बाय द मदर्स। जो एक एसेंशियल केयर होती है, जो बेबी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो केयर होते हैं वो देनी चाहिए एक जो मदर्स होती है उनके द्वारा, वो भी किसके सुपरविजन में, जो नर्सिंग पर्सोनल है उनके सुपरविजन में जो मदर्स केयर देंगी। नेक्स्ट है अबाउट 80% ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज रिक्वायर मिनिमल केयर। जो लगभग 80% बेबी होते हैं न्यूबॉर्न बेबी, उन्हें ज्यादा केयर की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि जो बाकी 20% बच्चे हैं, अगर उन्हें कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो उन्हें रिससिटेट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द नॉर्मल टर्म बेबी शुड बी केप्ट विद देयर मदर। जो टर्म बेबी होते हैं, टर्म बेबी यानी होते हैं एक जो बेबी का डिलीवर होने का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 38 टू 40 वीक्स होते हैं, तो वैसे बेबी टर्म बेबी कहलाते हैं। और वैसे बेबी होते हैं एक प्री टर्म बेबी। सो प्री टर्म बेबी जो होता है उनका जो ड्यूरेशन होता है वो 7 महीने में डिलीवर हो जाते हैं। तो वैसे बेबी को बहुत ही केयर देने की जरूरत होती है। जो केएमसी वगैरह होते हैं, कंगारू मदर केयर जिसे कहते हैं, स्किन टू स्किन कांटेक्ट मदर कराती है उस कंडीशन में, ताकि बेबी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहे, बेबी जो है अच्छे तरीके से बेबी को उस वैसे बेबी को क्या करते हैं, रिससिटेट करते हैं। ठीक है। सो उस तरीके की बेबी को मतलब ज्यादा स्पेशल केयर देने की जरूरत होती है। सो यहाँ पे लिखा है कि जो टर्म बेबी होते हैं नॉर्मल, उन्हें मदर के पास रखते हैं। ठीक है। रादर देन सेपरेट नर्सरी, कोई अलग से सेपरेट नर्सरी में बेबी को नहीं रखते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है नर्सिंग केयर ऑफ हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी आफ्टर बर्थ शुड बी प्रोवाइडेड एज इमीडिएट केयर ऑफ न्यूनेट एंड डेली रूटीन केयर। सो नर्सिंग केयर देते हैं एक हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी को, कब देते हैं? आफ्टर बर्थ। सो जन्म हो जाता है उसके बाद जो एक हेल्दी बेबी होता है उन्हें केयर देते हैं। इसके अलावा है प्रोवाइडेड एज इमीडिएट, तुरंत केयर देते हैं कि न्यूनेट को। जो न्यूनेट होते हैं वो जन्म होने के बाद से लेकर 28 डेज जो होते हैं वो न्यूनेट कहलाते हैं, तो उन्हें तुरंत इमीडिएट केयर देते हैं। ठीक है। इसके अलावा डेली रूटीन केयर, तुरंत तो केयर देते हैं, इसके अलावा जो आगे भी डेली रूटीन केयर है वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से हम एक न्यूबॉर्न बेबी को केयर देते हैं। सो यहाँ पे हमारा हेडिंग है कि कौन कौन से इमीडिएट और बेसिक केयर होती हैं जो न्यूबॉर्न बेबी को देते हैं। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ इट इज बेस्ड ऑन रैपिडली इवेलुएटिंग द एडिक्वेसी ऑफ द न्यूनेट्स एडजस्टमेंट टू एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ एंड सपोर्टिंग देम। यहाँ पे क्या होता है, बेबी जब जन्म होने के बाद बेबी को तुरंत इवेलुएट करते हैं। किस चीज को इवेलुएट करते हैं? कि जो बेबी होता है वो अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, जो एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ है उस चीज को। एक होता है इंट्रा यूटेराइन लाइफ। सो इंट्रा यूटेराइन लाइफ तब होता है जब बेबी माँ के यूट्रस में होता है, उसके लिए वो इंट्रा यूटेराइन लाइफ होता है। जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो वो होता है एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ। तो बेबी को क्या करना होता है? एडजस्टमेंट करना होता है दोनों इन्वायरमेंट के बीच में। सो उस चीज को क्या करना है, बेबी को मतलब सपोर्ट करना है। ठीक है। क्योंकि वो एडजस्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, जो न्यूनेट्स होते हैं। ठीक है। द एम ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट इज प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी फंक्शन। और इसका मेन जो एम है वो यही होता है, जो नर्सिंग मैनेजमेंट है या फिर जो बेसिक केयर दे रहे हैं, कि बेबी के हेल्थ को प्रमोट करे, मेंटेनेंस करे और उसकी जो बॉडी फंक्शन है वो सही तरीके से, जो फंक्शन है वो सही तरीके से कर रहा है कि नहीं कर, इस चीज को देखने के लिए जो बेसिक केयर है वो देते हैं। इसके अलावा है एज मेजोरिटी बेबीज क्राई एट बर्थ, ज्यादातर जो बेबीज होते हैं वो जन्म होने के बाद क्या करते हैं? रोते हैं। ठीक है। एंड टेक स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन, और रोने का जो बाद जो फर्स्ट रेस्पिरेशन है वो लेते हैं। इसके अलावा नो रिससिटेशन रिक्वायर्ड, वैसे बेबी के लिए क्या होते हैं, कोई रिससिटेशन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई एक्स्ट्रा उसको रिस्पायरेशन या ब्रीदिंग या उसको एनआईसीयू भेजना, इन सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है एट बर्थ इन अबाउट 95 to 98% न्यूनेट। मतलब जन्म होने के बाद 95 से 98 जो % बेबीज होते हैं, जो न्यूनेट्स होते हैं, उन्हें रिससिटेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। फिर है अपगार इज अ क्विक टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन अ बेबी एट 1 and 5 minutes आफ्टर बर्थ। बेबी का जन्म होने के बाद एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसमें बेबी को इवेलुएट करते हैं, बेबी को ऑब्जर्व करते हैं, रेस्पिरेशन, ग्राइमेस, एक्टिविटी, पल्स को चेक करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे अपगार का फुल फॉर्म मैंने मेंशन किया है, क्या है? जो ए फॉर अपीयरेंस होता है, बेबी की जो अपीयरेंस है उसको चेक करते हैं।
पल्स को चेक करते हैं, ग्राइमेस को चेक करते हैं, एक्टिविटी बेबी जो है सही तरीके से एक्टिविटी कर रहा है कि नहीं कर रहा, जो उसके एक्सट्रीमिटीज है, अपर एक्सट्रीमिटीज, लो एक्सट्रीमिटीज जो होते हैं वो सही तरीके से फ्लैक्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और बेबी का जो रेस्पिरेशन है वो नॉर्मल है कि नहीं। तो ये सारी चीजें कहाँ चेक करते हैं, अबगार स्कोरिंग में बेबी के जन्म होने के तुरंत 1 मिनट बाद चेक करते हैं। अगर 1 मिनट में उसका स्कोरिंग सही तरीके से नहीं कर पाते हैं तो 5 मिनट बाद फिर करते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि बेबी की जो सारी कंडीशन है वो नॉर्मल है कि नहीं है। अगर बेबी जो स्कोरिंग है आउट ऑफ 10 में वो देते हैं, सो आउट ऑफ 10 में अगर कम आता है, बेबी सीवियर आता है जो स्कोरिंग हुआ, तो उसको तुरंत हम रेफर कर देते हैं एनआईसीयू के लिए, फिर बेबी को रिससिटेट करते हैं ताकि वो सही तरीके से रेस्पिरेशन ले सके। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि दिस हेल्दी नॉर्मल न्यूनेट्स नीड ओनली वार्मथ। जो एक हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, जो न्यूनेट्स होते हैं, जो 28 डेज तक की जो 20 की ड्यूरेशन होती है, तो न्यूनेट कहते हैं, तो उन्हें सिर्फ वार्मथ की जरूरत होती है। मतलब बेबी को क्या चाहिए, वार्म चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जो बेबी डिलीवर होता है तो जो इन्वायरमेंट होता है उसके लिए थोड़ा सा ठंडा होता है, तो बेबी क्या करते हैं, बेबी को तुरंत वाइप करते हैं, क्योंकि बेबी जो होता है पूरी लिक्विड से लिपटा होता है, जो मेकोनियम वगैरह होते हैं उस चीज से, या फिर जो वर्निक्स कैसियोसा होता है उस चीज से बेबी की पूरी शरीर कवर होती है। तो उस चीज को क्या करते हैं, बेबी को तुरंत क्या करते हैं, रैप करते हैं, उसको पूरे धीरे धीरे वाइप करते हैं। इसके अलावा है ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं बेबी को, जो माँ होती है, और बेबी को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, ठीक है, फॉर अर्ली डिटेक्शन। के अलावा हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं, पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है बेबी को, ताकि क्या कर सके, बेबी को किसी इन्फेक्शन होने से बचा सके। असा नेक्स्ट पॉइंट है कि आफ्टर द कटिंग अम्बिलिकल कॉर्ड एसेप्टिकली द बेबी शुड केप्ट ड्राई। क्या होता है, जब बेबी माँ से डिलीवर होता है तो बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है वो प्लेसेंटा से अटैच होता है, प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच रहता है। सो बेबी की जो कॉर्ड होता है वो उसको कट करते हैं, उसके बाद कॉर्ड को क्लैम्प करते हैं, ठीक है। तो वही चीज लिखा है कि बेबी को क्या करना है, कि बेबी जब डिलीवर होता है तो एसेप्टिक टेक्निक यूज करना है। मतलब हमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करने के लिए, सो वो क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन होना चाहिए, ठीक है। सो एसेप्टिक तरीके से हम कॉर्ड को कट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या करेंगे, बेबी को रैप्ड विथ ड्राई एंड वार्म क्लॉथ। जो कपड़े यूज करेंगे सॉफ्ट होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, थोड़ा सा वार्म होना चाहिए। इस तरीके से बेबी को क्या करना है, रैप करना है, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं। एग्जामिन थॉरली एंड क्विकली टू एक्सेस द नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक टू डिटेक्ट द कंजेनाइटल malformation and then put the mother breast। अब क्या करना है, बेबी को थॉरली सही तरीके से, पूरी तरीके से डीपली एग्जामिन करना है। बेबी की जो नॉर्मल एक बेबी की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसे एग्जामिन करना है। इसके अलावा कहीं बेबी में कोई कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन तो नहीं है जो जेनेटिकली जो है वो ट्रांसफर हुआ है माँ से बेबी के अंदर, तो उस चीज को एग्जामिन करना है और डिटेक्ट करना है। इस तरीके से क्या करते हैं, क्या करते हैं, बेबी को मदर के ब्रेस्ट पे उसे रख देना है, ठीक है, ताकि माँ और बेबी का दोनों का बॉन्डिंग हो। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बेसिक जो इमीडिएट केयर है वो देते हैं। सो इसके अलावा और कौन कौन सी इमीडिएट बेसिक केयर देंगे एक न्यूबॉर्न बेबी को। सो हमारा इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। जो बेबी है न्यूबॉर्न बेबी, उसकी जो बॉडी टेम्परेचर है जो नॉर्मल होती है उस चीज को मेंटेन करेंगे। तो इसके अंदर लिखा है कि इन द न्यूनेट द हीट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म इज नॉट मैच्योर। क्या होता है, एक जो न्यूनेट्स होते हैं वैसे बेबी के अंदर क्या होता है, जो हीट को रेगुलेट करने वाली जो मैकेनिज्म है वो सही तरीके से मैच्योर नहीं होती है। Therefore, the conservation of the baby heat is important। इसीलिए बेबी की जो हीट है, जो बेबी के अंदर जो हीट है उस चीज को कंजर्व रखना बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा हीट लॉस मेनली अकर्स ड्यू टू इवापोरेशन, रेडिएशंस, कंडक्शन। मतलब बेबी के अंदर हीट जो लॉस होता है उसका मेनली कारण क्या होता है, बेबी इवापोरेशन की वजह से, रेडिएशन की वजह से, या फिर कंडक्शन की वजह से। ये तीनों चीज की वजह से बेबी की जो अंदर की हीट होती है वो लॉस होती है, जो कि बेबी के अंदर उसको कंजर्व करके रखना बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा आफ्टर द बर्थ द न्यूनेट इज ड्राइड ऑफ इमीडिएटली विद ड्राई एंड वार्म क्लोथ एंड रैप वेल। क्या करना है, बेबी के तुरंत जन्म होने के तुरंत बाद क्या करना है, न्यूनेट को तुरंत उसको सुखा देना है, ड्राई करना इमीडिएटली। वो भी किस चीज से, एक जो वार्म क्लॉथ होती है, सॉफ्ट या जो स्ट्राई क्लॉथ्स होते हैं उस तरीके से जो कपड़ा होता है उस चीज से बेबी को रैप कर देना है। नेक्स्ट है एस्टैब्लिश एंड मेंटेन एयरवे। मतलब बेबी का जो एयरवे उसको मेंटेन करना है, क्योंकि बेबी का जो
माँ के यूट्रस में जब बेबी होता है तो उसके अंदर क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में होता है, फिर बाद में बेबी डिलीवर होने के बाद एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में वो आ जाता है। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, बेबी की जो एयरवे है ना उसको सही तरीके से मेंटेन करते हैं ताकि बेबी सही तरीके से ब्रीदिंग कर पाए जो जन्म होने के बाद। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होते हैं या फिर जो मेकोनियम वगैरह होता है बेबी माँ की यूट्रस के अंदर ही वो क्या कर लेता है, एक्सपायरेट कर लेता है। तो उस चीज को क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए बेबी की जो एयरवे है उस चीज को मेंटेन करना जरूरी है। सो इसके अंदर लिखा है कि देयर में बी एमनियोटिक फ्लूइड एंड म्यूकस इन दी एयर पासेस। क्या होता है कि बेबी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वहाँ यूट्रस में बेबी एस्पायरेट कर लेता है। इसके अलावा म्यूकस भी प्रेजेंट होता है, तो बेबी क्या कर लेता है, उस चीज को एस्पायरेट कर लेता है। The potential problem of aspiration of this secretion can be avoided by the suctioning। अब ये जो प्रॉब्लम आ रही है, जो बेबी एस्पायरेट कर ले रहा है, जो बेबी ने एस्पायरेट किया है, तो उस चीज को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेबी के को क्या करना चाहिए, सक्शनिंग करते हैं ताकि जो मेकोनियम है ना उसको निकाल सके बाहर। उसके लिए सक्शनिंग करते हैं, पहले बेबी की माउथ को ही सक्शनिंग करते हैं, फिर उसकी नोस्ट्री जो होती है, नोज होती है, उस चीज को सक्शनिंग करते हैं ताकि जो म्यूकस या मेकोनियम है, ठीक है, या फिर जो एमनियोटिक फ्लूइड है उस चीज को हम क्या कर सके, बाहर एक्सक्रीट आउट कर सके। यहाँ पे लिखा सक्शनिंग ऑफ द ओरोफैरिंग्स एंड देन द सक्शनिंग ऑफ द नोस्ट्री। मैंने बताया ना कि पहले ओरोफैरिंग्स करना है, उसके बाद जो नोस्ट्री है उसको क्या करना है, सक्शनिंग करना है। द सक्शनिंग कैन बी डन बाय द सिरिंज, जो बल्क सिरिंज होती है उस चीज से सक्शनिंग करते हैं जो न्यूनेट होता है या फिर जो नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा द वाइटल साइन है मॉनिटर TPRBP, मतलब बेबी के अंदर क्या होता है, बेबी के जन्म होने के बाद तुरंत बेबी की जो टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और जो बेबी की नॉर्मल ब्लड प्रेशर है उस चीज को क्या करते हैं, तुरंत मॉनिटर करते हैं कि बेबी जो है सही तरीके से है कि नहीं है नॉर्मल। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफिकेशन टैग टू बी टाइड टू द मदर एंड बेबी। जब बेबी डिलीवर होता है मदर से क्या करना है, तुरंत एक टैग लगा देते हैं, ठीक है, कि ये माँ का यही बच्चा है, ताकि जो बेबी है वो एक्सचेंज ना हो। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू बी डन एक्यूरेटली about the event of the birth, especially birth date, time, sex in the delivery रिकॉर्ड शीट। जो रिकॉर्ड शीट होती है, ठीक है, मैटरनिटी वार्ड में, वहां पे क्या करना है, बेबी की जो बर्थ है, बेबी किस दिन जन्म हुआ, ठीक है, बेबी कितने तारीख को जन्म हुआ, बेबी का डेट, बेबी का जो टाइम है, बेबी मेल है कि फीमेल है, उस चीज को क्या करना है, एक रिकॉर्ड शीट में मेंशन कर देना है। तो इस तरीके से जो बेबी है उसकी केयर करते हैं इमीडिएट। इसके अलावा क्या, बेबी को 1 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। इसके अलावा बेबी को तुरंत ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे वार्ड में माँ के साथ। सो अब हमारा हेडिंग है कि कौन कौन से डेली रूटीन केयर होते हैं जो एक न्यूबॉर्न बेबी को देते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि कौन कौन से इमीडिएट या फिर जो बेसिक केयर होते हैं वो न्यूबॉर्न बेबी को देते हैं, ठीक है, उनके जन्म होने के बाद। ये हमारा रूटीन केयर कौन कौन से होते हैं जो बेबी को देते हैं, ठीक है। सो द मेजर गोल ऑफ नर्सिंग केयर ऑफ द न्यूबॉर्न इज एस्टैब्लिश एंड मेंटेन द होम्योस्टेसिस। मेन जो गोल होता है, जो एम होता है नर्सिंग केयर देने का जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, वो यही होता है कि बेबी की जो होम्योस्टेसिस है, जो इन्वायरमेंट है वो मेंटेन हो सके। वो क्या होता है, दैट इज स्टेबिलिटी इन द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेटस। जो बेबी की जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेटस है उस इसको मेंटेन करने के लिए जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो देते हैं। इसके अलावा है सो फर्स्ट जो होती है डेली रूटीन केयर में आता है वो होता है वार्मथ। वार्मथ इज प्रोवाइडेड बाय कीपिंग द बेबी ड्राई विथ एडिक्वेट क्लोथिंग। कैसे बेबी को, किस तरीके से बेबी को वार्मथ या गर्माहट जो है वो प्रोवाइड करानी है, कि बेबी को क्या करना है, जो गर्म कपड़े होते हैं, ठंडे के मौसम में गर्म कपड़े और गर्मियों में जो कॉटन के कपड़े होते हैं उस चीज से बेबी को क्या करना है, रैप करना है, ठीक है, और उसे ड्राई करना है बेबी को, क्योंकि बेबी के डिलीवर होने के बाद क्या होता है, बेबी जो गीला होता है, क्योंकि मेकोनियम, एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह, ब्लड होते हैं वो सारे, उससे बेबी सना होता है, तो उसको क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। नेक्स्ट है बेबी शुड बी केप्ट टू द साइड ऑफ मदर सो दैट द मदर्स बॉडी टेम्परेचर कैन बी कीप द बेबी वार्म। क्या करना है, बेबी का जन्म होने के बाद क्या करना है, बेबी को माँ के बगल में या माँ के साइड में रखना है ताकि माँ और बेबी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। इसके अलावा है बेबी कैन बी प्लेस्ड इन स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट विद मदर। माँ के साथ बेबी को रखना है ताकि बेबी और माँ का स्किन टू स्किन कांटेक्ट बना रहे, जिसे दूसरे शब्दों में KMC कहते हैं, यानी कंगारू मदर केयर। ये एक ऐसी ट्रीटमेंट होती है ताकि जो बेबी के अंदर जो हीट लॉस होता है ना उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए माँ से बेबी को क्लोज रखा जाता है ताकि स्किन टू स्किन कांटेक्ट बना रहे और टेम्परेचर मेंटेन रहे। बाथिंग एट फर्स्ट डे इज अवॉइडेड टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। जब बेबी डिलीवर होता है तो फर्स्ट डे बेबी को बाथिंग नहीं कराना है, क्योंकि
हाइपोथर्मिया की कंडीशन में जा सकता है। सो हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए बेबी को नहलाना नहीं है 24 आवर्स तक, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेस्ट फीडिंग कराना होता है, जो दूसरा रूटीन केयर होता है। सो द बेबी शुड बी पुट मदर्स ब्रेस्ट विद इन हाफ एन आवर ऑफ द बर्थ एज सुन एज पॉसिबल। जैसे बेबी डिलीवर होता है तो डिलीवर होने के आधा या 1 घंटे बाद ही क्या करना है, बेबी को माँ के पास रखना है, उसके ब्रेस्ट के पास, ठीक है, ताकि जो बेबी है वो ब्रेस्ट फीडिंग कर सके और अपने भूख को, हंगर को वो सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल फीडिंग मस्ट बी ऑफर्ड। जो माँ का पहला दूध होता है गाढ़ा, थिक और येलो कलर का होता है, वो होता है कोलेस्ट्रॉल, जिसमें बहुत सारे इम्यूनोग्लोबिन या प्रोटीन पाए जाते हैं, जो बेबी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी होता है। सो फर्स्ट जो मिल्क होता है कोलेस्ट्रॉल थिक और येलो कलर का, वो बेबी को ऑफर करना है, देना है, उसे डिस्कार्ड नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मदर शुड बी इन्फॉर्मिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड टेक्निक्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। मदर को ये करना है, इन्फॉर्म करना है या उसके बताना है कौन कौन से टेक्निक होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, मतलब एक बेबी को किस तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, किस तरीके से बेबी को होल्ड करना है, किस पोजीशन में करना है, और ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या फायदे होते हैं, और ब्रेस्ट फीडिंग ना कराने की वजह से बेबी को क्या लॉस हो सकता है, ये सारी चीजें माँ को बताना है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो एक ऐसा टेक्निक है जो इसमें क्या करते हैं, बेबी को 6 मंथ तक लगातार सिर्फ माँ का ही दूध देते हैं, कोई दूसरा सब्स्टिट्यूशंस या कोई अदर सप्लीमेंटेशन नहीं देते हैं। सो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है 6 महीनों के लिए होता है, जो बेबी को लगातार माँ का दूध पिलाना होता है। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है केयर ऑफ द आईज, मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी है उनकी जो आई है उसकी केयर किस तरीके से करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि आई शुड बी क्लीन्ड एट द बर्थ एंड वंस एवरी डे यूजिंग स्टाइल। जब बेबी डिलीवर होता है तो उस वक्त उसकी आई जो है उसको वाइप करना पड़ता है, पोंछना पड़ता है। इसके अलावा प्रत्येक दिन बेबी को क्या करना है, जो स्ट्राइल वाटर होते हैं उनसे, जो स्ट्राइल क्लोथ्स होते हैं उन्हें क्या करना है, डिप करना है, सो करना है, जो वाटर होती है, ठीक है, थोड़ी सी ल्यूक वार्म जो होती है वाटर होती है। सो उसमें क्या करना है, डिप करना है, कपड़े को सो करना है, फिर उसको क्या करना है, गाड़ना है, ऐसे स्क्वीज करके बेबी को क्या करना है, उसकी आई को स्वाइप करना है, क्लीन करना है, वो भी इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, क्योंकि वहां से क्या करते हैं, बेबी की आई को क्लीन करते हैं, फिर उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। एक आई को एक स्वैप से हम क्लीन करते हैं। ठीक वैसे जो दूसरी बेबी की आई होती है उसको भी क्या करते हैं, एक कॉटन स्वैप लिया या क्लॉथ लिया, उसको डिप किया, सोक करके स्क्वीज करते हैं, फिर आई को क्लीन करते हैं, फिर उस स्वैप को क्या करते हैं, किडनी ट्रे में डिस्कार्ड कर देते हैं। सो अलग अलग आई की केयर अलग अलग स्वैप से करने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ईच आई शुड बी क्लीन यूजिंग अ सेपरेट स्वैप। पहली क्या है कि हर एक जो आई है, आई जब केयर देते हैं तो अलग अलग स्वैप से क्या करते हैं, आई को क्लीन करते हैं, दोनों आई को, ठीक है। नेक्स्ट स्किन केयर एंड बेबी बाथ। इसके अलावा बेबी की जो स्किन है उसकी केयर करते हैं और बेबी को बाथ भी कराते हैं। पर कब कराते हैं, यूज ऑफ ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल कैन बी अलाउड आफ्टर 3 to 4 वीक ऑफ एज। जो बच्चे जो होते हैं 3 से 4 एज वीक का होता है तो बेबी को क्या करना है, जो जैतून की तेल होती है, ऑलिव ऑयल होता है या फिर जो कोकोनट ऑयल होते हैं उससे मसाज करते हैं। ऑयल मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन एंड मसल स्टोन। ऑयल मसाज करने से क्या होता है, बेबी की जो सर्कुलेशन है वो सही होती है और जो मसल स्टोन है वो भी प्रॉपर हो पाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मसाज देते हैं। इसके अलावा ऑयल मसाज शुड बी गिवन बिफोर दी बाथिंग। बेबी को पहले तो बाथिंग नहीं करानी है 24 आवर्स तक, जन्म होने के बाद, डिलीवर होने के बाद, पर उसके पहले क्या करना है, बेबी को क्या करना होता है, मसाज देना होता है, ठीक है। इसके अलावा केयर ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। जब बेबी डिलीवर होता है तो प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड से जो होता है अटैच होता है, तो उसको कट करते हैं, क्लैम्प करते हैं, फिर उसको उसकी केयर करते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, जो कॉर्ड होता है वो 7 से 10 दिन के अंदर क्या होता है, वो झड़ जाता है, स्टड अप हो जाता है, खुद ही रिमूव हो जाता है। सो वही पॉइंट लिखा है कि नो ड्रेसिंग शुड अप्लाई एंड द कॉर्ड शुड बी केप्ट ओपन एंड ड्राई। मतलब कोई ड्रेसिंग नहीं करनी होती है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है बेबी की उसको ओपन रखना है और ड्राई रहता है, ठीक है। नॉर्मली इट फॉल्स ऑन 5 to 10 डेज। सो नॉर्मली क्या होता है, 5 से 10 दिनों में वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो गिर जाती है खुद ही सूख के। नेक्स्ट है क्लॉथिंग ऑफ द बेबी। बेबी के जो कपड़े पहनाने के तरीके होते हैं वो कैसे होने चाहिए। सो द बेबी शुड बी ड्रेस विद लूज सॉफ्ट एंड कॉटन क्लॉथ्स। जो बेबी को कपड़े पहनाएंगे तो कैसा होना चाहिए, लूज होना चाहिए, सॉफ्ट होगा और कॉटन जो सूती कपड़े होते हैं वैसे बेबी को क्लोथिंग करनी है।
इसके अलावा लार्ज बटन, सिंथेटिक फ्रॉक और नायलॉन नैपकिन शुड बी अवॉइडेड। बड़े बड़े बटन्स वाले कपड़े नहीं यूज करने हैं, क्योंकि बेबी क्या करेगा, स्पायरेट कर लेगा, मुंह में जो है घोट लेगा, अंदर गले में उस चोकिंग हो सकती है, जो बेबी है उसको डिफिकल्टी हो सकती है। ठीक है, सो इसलिए अवॉइड करने हैं, बड़े लार्ज बटन वाले कपड़े नहीं पहनाने हैं। इसके अलावा जो सिंथेटिक फ्रॉक होते हैं या फिर जो नायलॉन की नैपकिन आते हैं वो यूज नहीं करना है। ठीक है, सो ये रहा हमारा क्लॉथिंग ऑफ द बेबी। सो नेक्स्ट पॉइंट है कि किस तरीके से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जनरल केयर में देते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसमें, द न्यूबॉर्न शुड बी केप्ट विद द मदर फॉर द कंटिन्यूअस रूमिंग इन अ वेल वेंटिलेटेड रूम। मतलब क्या है कि जब माँ को और बेबी को किस तरीके से जो रूम होगा वह सही तरीके से मेंटेन्ड होगा, और जो रूम की जो रूम में एयर होगा वो वेंटिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, ताकि जो क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, ताकि जो एयर है वो क्रॉस हो चुके और बेबी सही तरीके से ब्रीदिंग या फिर जो इन्वायरमेंट है वो साफ होना चाहिए, ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो। सो नेक्स्ट पॉइंट है, बेबी शुड विथ जेंटल अप्रोच आफ्टर हैंड वॉशिंग। मतलब बेबी को अगर होल्ड भी करना है तो क्या करना चाहिए कि पहले हैंड वॉश करना चाहिए, फिर बेबी को जेंटली होल्ड करना है, उसे लेना है गोद में। नेक्स्ट, नो इन्फेक्टेड पर्सन शुड टेक केयर ऑफ टच द बेबी। कोई एक ऐसा पेशेंट जो इन्फेक्टेड है तो वैसा पर्सन बेबी को टच नहीं करेगा। इसके अलावा जनरल क्लीननेस इज टू बी मेंटेन्ड एंड सराउंडिंग्स टू बी केप्ट क्लीन। अब जनरल जो क्लीननेस होता है वो सही तरीके से होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, जो अगल बगल की एरिया है और क्लीन होना चाहिए। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ऑब्जर्व करते हैं बेबी के अंदर। सो द बेबी शुड बी थॉरली ऑब्जर्व ट्वाइस डेली फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ एनी एबनॉर्मलिटीज। बेबी को क्या करना, डीप तरीके से उसे ऑब्जर्व करते रहना है, ताकि कोई एबनॉर्मलिटी या कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको पहले से डिटेक्ट कर पाए। नेक्स्ट है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, फीडिंग बिहेवियर, स्टूल, यूरिन एंड स्लीप पैटर्न शुड बी असिस्ट। और क्या ऑब्जर्व करना है एक बेबी के अंदर, जो टेम्परेचर है, पल्स, उसका रेस्पिरेशन हुआ, फीडिंग बिहेवियर हुआ, और उसका जो स्टूल है किस तरीके से, कलर क्या है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है स्टूल की वो चेक करना है, यूरिन का कलर, यूरिन की जो अमाउंट है वो चेक करना है। इसके अलावा बेबी का जो स्लीप पैटर्न है वो कैसा है वो चेक करना है। ये सारी चीजें क्या करना है, असेस करना है और ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट, माउथ, आईज, कोड एंड स्किन शुड बी लुक्ड फॉर एनी इन्फेक्शन। जो बेबी की माउथ हो गया, ठीक है, कोड हो गया, जो अम्बिलिकल कोड हो गया। इसके अलावा बेबी की जो स्किन है उसे क्या करना, हमेशा देखते रहना, ताकि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, इस चीज की देखभाल करनी है, और इस तरीके से ऑब्जर्वेशन करते हैं। सो इसके अलावा डेली रूटीन केयर में हम बेबी की जो वेट है वो रिकॉर्ड करते हैं। assess the daily weight gain in a healthy term babies which is about 30 ग्राम पर डे। बेबी की जो वेट गेन की जो फ्रीक्वेंसी है वो असेस करना है कि जो बेबी का डेली बेसिस पे जो वेट गेन हो रहा है वो 30 ग्राम पर डे होना चाहिए। इसके अलावा जो फुल टर्म यूनिट्स होते हैं, मतलब जिन बेबी का जन्म 38 to 40 वीक्स के अंदर होता है, तो वैसे बेबी की जो वेट होती है, नॉर्मल एक जो न्यूनेट होता है उसका वेट होता है 2.5 to 3.5 kg होता है। ठीक है, इसके अलावा बेबी के 10% जो वेट है वो लॉस हो जाती है फर्स्ट वीक के अंदर, और वापस से जो रीगेन हो जाती है वेट वो होता है 10 दिनों के अंदर। बेबी जब एडिक्वेट अमाउंट में ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो उसकी वेट रीगेन हो जाती है 10 से 15 दिन के अंदर। इसके अलावा डेली रूटीन केयर में इम्यूनाइजेशन भी कराते हैं। इम्यूनाइजेशन कराना है अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग, जो बेबी है उसको इम्यूनाइज कराना है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिखा है कि द न्यूबॉर्न केयर इज वेरी एसेंशियल टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी रेट को कम करने के लिए जो केयर है वो दी जाती है। मोर्बिडिटी यानी डिजीज कंडीशंस को कम करने के लिए जो बच्चों में होती है, और मोर्टिलिटी मतलब जो बेबी की मृत्यु दर है उसको कम करने के लिए ये सारे केयर दी जाती है, ताकि बेबी जो है उसका ग्रोथ सही तरीके से हो सके और डेवलपमेंट भी सही तरीके से हो सके और एक अच्छी लाइफ लीड कर सके। इसीलिए सारे केयर बेबी को देते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।